हेलो एवरीवन, हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सब? पता नहीं, गुड इवनिंग, गुड नून नहीं, ये कल ठीक टाइम पर अपलोड हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। ठीक है, आज रात को ही हो जाएगा। तो देखते हैं, कल शायद मैं कोशिश करूँगी कि शाम को और थोड़ा एक दो क्लास ले लूँ। ठीक है, क्योंकि वैसे ही हम लोग थोड़ा शेड्यूल से जो है वो लेट चल रहे हैं, लेकिन हमें कवर करना होगा, है ना। मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका दास, और आई एम सॉरी कि आज मैं अभी जो है अपना फेस नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, और बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन चलिए, क्लास जो है वो तो करना पड़ेगा। पूरे दिन ट्रैवल कर रही थी तो और भी नहीं हो पाई। ठीक है, मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका दास। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से। मैंने मालदा वुमेंस कॉलेज से जो है ग्रेजुएट किया है और पोस्ट ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गोरबोंगो से। उसके बाद हमने नेट क्वालिफाई किया है, WBS सेट क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, चलिए, आज हम जो यूनिट करेंगे वो है पीपल एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, ये पीपल एंड डेवलपमेंट की पूरा क्लास जो है वो यहाँ पर कवर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस इज़ अ मोस्ट वास्ट टॉपिक। मतलब मेरी जो फ्रेंड थी, आप लोगों की जो फैकल्टी मेंबर है रामा मैम, उनका EVS है, वो भी कहते थे कि एनवायरनमेंट इतना ह्यूज टॉपिक है कि हम भी कभी कभी क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक जो है वो कंपेरेटिवली अदर यूनिट से जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, चलिए, देखिए, यहाँ पर मैंने पहले क्या कोशिश की है कि जो कन्वेंशन है ना, जो कन्वेंशन है, ट्रीटी है, और यहाँ पर जो है प्रोटोकॉल है, इसकी जो डिफरेंस है उसे दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए, जो कन्वेंशन होता है वो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क की तरह काम करता है ना। वो कैसे काम करता है? एक ब्रॉड फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है मैम? वी एग्री देयर इज ए बग। हम एग्री करते हैं कि एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है। आप इसे मीटिंग की तरह मान सकते हो। आप इसे कैसे मान सकते हो? ये एक मीटिंग हो गया। कन्वेंशन, ठीक है, हर एक कंट्री की मेंबर्स जो है उन्हें एक साथ बुलाया जाता है एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। उसके बाद क्या होता है? फंडिंग फंडिंग अरेंज करना होता है, और उसके बाद वहाँ से सॉल्यूशन के तरफ हम जाते हैं, है ना। ट्रीटी क्या है? जेनरिक अम्ब्रेला टर्म। वी साइन एन एग्रीमेंट। जब सारे देश मिलकर, सोचो, इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट किया, इंडिया प्लस चाइना ने एक एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? ट्रीटी। जैसे कि हमारे किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी है ना। वो किससे? रिवर वाटर से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमने वो साइन करा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रीटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? दिस इज बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग एक्शन प्लान। वी मस्ट फिक्स 5 bugs बाय ट्यूसडे। चलिए, ये तो ICT के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट के लिए बोलेंगे कि हमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस को, एमिशन को कम करना है फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर हमें क्या करना होगा? जो ग्रीन हाउस गैस है उसे कम करना होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीगली बाइंडिंग एक्शन प्लान कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, वी मस्ट फिक्स 5 bugs
बाय ट्यूसडे। और इसे हमें मतलब वो तो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है इसे याद रखो कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है उसे हमें नेक्स्ट 15 ईयर्स में जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये क्लासेस ज़्यादा लंबा हो, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ और भी एक क्लास लेना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। ठीक है, वियना कन्वेंशन पेरेंट फ्रेमवर्क कौन है? वियना कन्वेंशन जो कि 1985 में आया था। क्या इन लोगों का मोटिव था कि अर्थ का जो ओजोन लेयर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है। क्यों डिप्लीट हो रहा है? क्योंकि हम जो है वो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से डिप्लीशन हो रहा है, तो उसे कम करना है, हील करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फेज आउट करना है किसे? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हमें फेज आउट करना है। प्राइमरीली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है उसे हमें क्या करना होगा? कम करना होगा, है ना। हाँ, किगली अमेंडमेंट कब आया? 2016 में आया। किगली अमेंडमेंट कब आया? 2016 में आया। ये क्या है? ये एक अपडेट है टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि इसलिए डिज़ाइन किया गया था टू फेज डाउन CFCs। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जो है which don't hurt ozone but are massive greenhouse gases। अब देखिए CFC को बदल के हम लोग क्या लेकर आए? HFCs, लेकिन वो भी कम नहीं हुआ। वो ओजोन तो डिप्लीट नहीं कर रहा है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस जो है वो अभी तक एमिट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें तीनों चीज़ें सीखने को मिली। एक है वियना कन्वेंशन जो क्या था 1985 में हुआ था, मतलब एक मीटिंग हुआ था वियना में। ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल आया। प्रोटोकॉल क्या है? लीगली हमने सबको बाइंड किया कि अब आपको ये करना ही है, नहीं तो फिर अर्थ जो है वो रहेगा नहीं। कुछ साल बाद आपको अर्थ देखने को नहीं मिलेगा। खैर, वियना कन्वेंशन 1985, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में। उसके बाद क्या आया? किगली अमेंडमेंट आया 2016 में। ठीक है, हर एक पेज का जो नोट है, देखिए मुझे ना नोट बनाने में बहुत तकलीफ़ होती थी, बचपन से अभी भी होती है, लेकिन मैंने बहुत टॉपर्स की नोट्स देखी है तो वो ना एक पेज को बहुत सारे पेज में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। तो आप लोग भी कोशिश करो कि आप भी छोटे छोटे डिवाइड कर लो, और उसके बाद हर एक स्लाइड में बोला गया बस कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही आप लिखो। ठीक है, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा मत करना स्क्रीनशॉट लेके पूरा का पूरा पेज जो है वो डाउनलोड कर लिया। अरे भाई, ये सब कुछ ऑनलाइन में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आज जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो कहाँ से मिला मैम आपको। देखिए ऑनलाइन तो अवेलेबल है, ऑनलाइन ओरिजिनल जो है सब अवेलेबल है, लेकिन उसमें से क्या क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड, वो आपको एक टीचर ही बता सकेंगे, है ना। अगर हम कुछ गैप रख भी रहे हैं ना, वो अपने मर्जी से रख रहे हैं क्योंकि शायद वो आपको ज़रूरत नहीं है, या तो फिर अभी वहाँ से PYQs आना बंद हो गया है। जैसे कि सेंसस से अभी क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन हमने जब प्रिपरेशन शुरू किया था हमारा तब सेंसस से क्वेश्चंस आते थे। अभी क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि सेंसस ही नहीं आया ना बहुत दिनों से। तो इंडिया को भी पता है, इन्हें तो सब याद आ जाएंगे, तो क्यों करें, तो वो नहीं करते, है ना। ऐसा ही कुछ। अब देखिए हम SDG इंडिया का इंडेक्स जो है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा।
मुझे लगता है कि शायद ये कवर हुआ नहीं होगा, है ना। एसडीजी इंडिया इंडेक्स कि एसडीजी में इंडिया कहाँ तक पहुँचा, ये जानना ज़रूरी है। ओवरऑल इंडिया का प्रोग्रेस कहाँ तक आया है, देखिए। इंडियाज़ national composite score improved significantly, 71 out of 100, rising from 66 in 2021 and 57. Oh my God, ये कैसे होता है यार। ओके ओके, पता नहीं कैसे होता है। हाय, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 57 इन 2018, अभी कितना है, 71 है, याद रहेगा। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन सा है एसडीजी में, केरला, उत्तराखंड, और क्या है, बोथ आर सिक्योरिंग 79 पॉइंट्स, दोनों को कितना मिल रहा है, 79 पॉइंट्स मिल रहा है ना। लोएस्ट परफॉर्मिंग क्या है, बिहार, और इसका स्कोर क्या है, 57, फॉलोड क्लोजली बाय झारखंड एट 62। याद रहेगा, जो लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है वो बिहार है, जो जिसका स्कोर है 57 और झारखंड का स्कोर है 62। आप लोगों को इतना पता है ना कि पहले बिहार और झारखंड एक साथ थे, ठीक है। अब देखिए, फ्रंट रनर डोमिनेंस, अ टोटल ऑफ 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलता है, जो किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में, मतलब वो अच्छा कर रहा है बाकियों से, जिसका नंबर कितना है, 60, स्कोर कितना है इनका, 65 से 99 में। दिस ग्रुप वेलकम 10 न्यू इंट्रंस एंड इंक्लूडिंग आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, ओके, बीच में है। अब देखिए कैटेगरीज क्या है। एस्पिरेंट किसे हम कहते हैं, जिसका 0 to 49 का पॉइंट होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है, परफॉर्मर 50 to 64 पॉइंट, उसके बाद फ्रंट रनर 65 to 99 पॉइंट्स, एंड अचीवर हम किसे कहेंगे, जब वो लोग 100% पॉइंट लेकर आएंगे, ठीक है। नीति आयोग ने कुछ बेंचमार्क्स जो है वो सेट किया है ताकि एसडीजी गोल तक हम पहुंच पाए, तो उन्होंने चारों डिवीजन दिया है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर, ओके। अब देखिए बॉटम 5 लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेजेस ये क्या है, अरे यार कहाँ गया पिन, हाँ यहाँ पर देखिए, आपको देखना होगा कि बिहार 57 में है, झारखंड 62, नागालैंड 63, मेघालय 63, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम 65। ये पांचों जो है ये बॉटम 5 में आते हैं। Bihar and Jharkhand are the only two states that remain stuck in the performer between 50 to 64. Front runner, even Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Assam occupy the lowest rank on the scoreboard, state leaderboard. Their scores have officially crossed 65-point marks. The progress means they have technically graduated into the front runner category alongside the rest of India. Okay, primary laggards, the lower performance in these specific regions is largely tied to slower progress in SDG 2, which is zero hunger, and then SDG 5, which is gender equality. Okay, primary কি বলছে SDG2 যেটাকে আমরা জিরো হাঙ্গার বলি, SDG5 যেটাকে আমরা কি বলি, জেন্ডার ইকুয়ালিটি। ওকে, দিস আর দি লোয়ার পারফরমেন্স ইন দিস স্পেসিফিক রিজিয়ন্স। এই इन ये दोनों
टारगेट जो है फुलफिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, स्पेशली इन दिस 2 कैटेगरीज। ओके, अब देखिए यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स आपको मिलेगा और देखिए यहाँ पर ना जितने भी सारे SDGs गोल है, यहाँ पर जितने भी सारे SDGs गोल है जहाँ पर प्रोग्रेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो केरला 79, उत्तराखंड 79, तमिलनाडु 78, गोवा 77, हिमाचल प्रदेश 75। तमिलनाडु की अगर आप बात करें यहाँ पर SDG नंबर 1 पर है, जहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नो पॉवर्टी रैंक वहाँ पर है। और कौन से SDG गोल में? नो पॉवर्टी। तमिलनाडु में पॉवर्टी नहीं है। ज़ीरो हंगर SDG 2। ओके, पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाया गया है कि कितने आपका दिन में इनकम हो कि आप पॉवर्टी के अंदर ना आए। ठीक है, कहाँ पर है ये? यूनिट 6 सोशियोलॉजी में, इकोनॉमी एंड सोसाइटी में। उसके बाद देखिए रैंक 0 हंगर हो गया केरला में। उसके बाद देखिए गुजरात SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोवा रैंक 1 SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, नागालैंड SDG 5 जेंडर इक्वालिटी। The latest climate change performance index 2026 जो रिलीज किया गया था कहाँ पर? At the UN COP30 climate summit, no country performed well enough to claim a spot on the podium, leaving the top 3 ranks entirely vacant। मतलब टॉप 3 में तो कोई आ ही नहीं पाया। जो हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था COP30 में, वो कोई जगह ले ही नहीं पाया। जो है 4th पोजीशन से जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, मॉनिटरिंग टूल पब्लिश्ड एनुअली बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन। जब अगर मैं आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो आप लोगों को ये मिल जाएगा, इसमें हाइपर लिंक ऑलरेडी अटैच्ड है, आप जाके इसे पढ़ भी पाओगे, है ना। इट्स एवेल्युएट्स 63 countries and the European Union which together account for over 90% of global greenhouse gas emission। Okay, अब देखिए ग्लोबल लीडर बोर्ड टॉप 10 को शो करना चाहिए बिकॉज द टॉप 3 slots remain empty as a warning that no country is fully on track to limit warming to 1.5 degrees centigrade। The highest performance starts at rank 4। जो हाईएस्ट परफॉर्मर होंगे वो कौन से रैंक से शुरू होंगे? 4 नंबर रैंक से शुरू होंगे, है ना। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग था उसे हमें कहाँ पर कंट्रोल करना था? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन ये कोई कर ही नहीं पाए, है ना। प्रॉब्लम यहीं पर है। इंडिया का परफॉर्मेंस शिफ्ट देखते हैं। करेंट इंडिया स्टैंड्स एट 23rd पोजीशन विथ ए स्कोर ऑफ 61.31। इंडिया भी 13 प्लेसेस से गिरे हैं। प्रीवियस पोजीशन कहाँ पर थे? 10th पर था। क्लासिफिकेशन डिक्लाइन, डाउनग्रेडेड इंडिया फ्रॉम ए हाई परफॉर्मर टू मीडियम परफॉर्मर। ओके, कोड क्या है, कैसे इसे जज किया जाता है? इंडियाज लैक ऑफ नेशनल कोल फेज आउट टाइमलाइन, कंटिन्यूइंग ऑक्शंस ऑफ कोल ब्लॉक्स, high absolute energy emissions। However, India still received recognition for progress in green finance and energy efficiency like BEE appliance labeling। सिंपल से इसे सोचो कि इंडिया का रैंक क्यों नहीं गिरेगा।
ये लोग चाहते हैं कि इंडिया, जो कि अभी अभी डेवलप्ड कंट्री में आए हैं, वो हमें, डेवलपिंग कंट्री में है अभी, वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। और दूसरी तरफ देखो, यूएसए जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, यूरोपियन यूनियन, यूएई, जो भी डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड, वो लोग तो, उन लोगों का भी एक ही हाल है, ठीक है, उन लोगों का भी हाल कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिया कैसे जो है वो कोल का इस्तेमाल ना करे और हाई एब्सोल्यूट एनर्जी इस्तेमाल ना करे, कैसे वो पूरा का पूरा जो ग्रीन एनर्जी है उसमें रहे, क्योंकि उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ से मिलेगा इंडिया को। वैसे ही ऑयल का प्रॉब्लम है, चारों तरफ युद्ध करके वॉर लगा दिया, और उसके बाद देखो ये हाल। अब देखिए वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में से देखिए किसका नाम है, देखिए एक मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग है ना ये। अरे कहाँ पर गया पेन, हाँ ये यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये वेरी लो में आता है, पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोंट वेरी। एवेल्यूएशन मेथोडोलॉजी की अगर बात करें, कैसे ये सब जज होता है, 4 वेटेज होता है, 14 टोटल इंडिकेटर्स होता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन 40% ऑफ फाइनल स्कोर, रिन्यूएबल एनर्जी 20% ऑफ द 20 20% of the final score, और energy use 20% of the final score, 20 climate policy 20% of the final score, okay। ग्रीन हाउस गैस आप जितना एमिट करोगे उसका 40% लेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी जितना आप कर पाओगे उसका 40% लेंगे, कितना आपने एनर्जी यूज़ किया उसका 40%, और क्लाइमेट पॉलिसी में आपने क्या क्या चेंजेस लाए उसका 20% लेकर, ये जो है 14 इंडिकेटर से ये क्लाइमेट इंडेक्स को देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ओके। ये क्या है, ये एक फ्लैगशिप है रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स का 2026 का, ठीक है। ग्लोबल ग्रोथ माइलस्टोन्स, रिकॉर्ड कैपेसिटी एडिशंस, द वर्ल्ड एडेड एन अनप्रेसिडेंटेड 692 gigawatt of renewable power in 2025, a 15.5% एनुअल इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोसेस है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, 15.5% एनुअल जो इंक्रीज है वो देखने को मिलता है। टोटल ग्लोबल फुटप्रिंट की अगर बात किया जाए वो 5149 गीगावाट तक पहुंच चुका है। डोमिनेंस ऑफ सोलर एंड विंड, टुगेदर सोलर एंड विंड एनर्जी अकाउंटेड फॉर 96.8% ऑफ ऑल नेट क्लीन एनर्जी एडिशंस, ठीक है। ये इंडिया के बारे में पर्टिकुलरली नहीं है, हाँ, नॉट फॉर इंडिया पर्टिकुलरली, ओके। चलिए ये एक बात देख लीजिए कि रीजनल लीडर्स, तो मैम पहले वाले स्लाइड में कुछ भी ना पढ़ूँ, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, ग्लोबल कैपेसिटी मैट्रिक्स, सोर्स क्लीन टेक एक्सपेंडिंग वेरी वास्टली, नहीं नहीं नहीं, देखिए ये सब ग्लोबल के बारे में है, ग्लोबल से पूछा ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर इंडिया से पूछा जाता है। ये एक बात देख लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि बिग थ्री कॉन्सेंट्रेटर्स जो है वो है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। वो कलेक्टिवली डिप्लॉय कर चुके हैं 550 गीगावाट, कैप्चरिंग 79.5% ऑफ ऑल न्यू इंस्टॉलेशंस। चाइना अलोन काउंटेड फॉर overwhelming majority of new hydropower and solar
कैपेसिटी। इंडिया की अगर पूछा जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल मार्केट में आते हैं। हीट अक्यूमुलेटिव रिन्यूएबल कैपेसिटी 250.5 gigawatt, driven by 45 gigawatt single year addition that included 37 gigawatt of solar and a record 6.3 gigawatt of wind। यहाँ पर सोलर और विंड की बात की जा रही है कि हमारे पास कितने कैपेसिटी है, 250.5 गीगावाट की कैपेसिटी हमें देखने को मिलता है। अफ्रीका का रीजन की अगर आप बात करें, रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर ग्रोथ रेट व्हिच इज प्लस 15.9 बाय एडिंग 11.3। एक मिनट रुक जाइए, स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड, है ना। यहाँ पर देखिए अफ्रीका में इट स्टिल रिप्रेजेंट्स 1.6% ऑफ ग्लोबल एडिशंस। मिडिल ईस्ट सर्ज्ड बाय 28.9%, हेविली ड्रिवन बाय सऊदी अरेबिया। ओके, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने COP28 में, COP30 में तो हमने कोई कुछ भी अचीव किया ही नहीं है, है ना। COP28 में हमने क्या लिखा था, हमने क्या सोचा था कि हम 2030 तक 11.2 टेरावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है हमारा, उसे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ना, वो हो नहीं पा रहा है। माय गॉड, इट जस्ट, मतलब तबीयत खराब हो तो ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है ना, क्या बोले, माय गॉड। डिप्लॉयड 1122 गीगावाट एवरी ईयर थ्रू द एंड ऑफ द डेकेड्स। ओके, अगर आपको ये अचीव करना है तो पॉसिबल नहीं है, छोड़ो। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जानते हैं। देखिए, अचीव ए स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, हमने 2000 साल में हमारे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाया था, जहाँ पर हमने कहा था कि हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, सोशल डेवलपमेंट चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन चाहिए। इसका मतलब क्या है, एड्रेस अनमीट नीड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल। जहाँ पर हमें बोला गया था कि हमें पहले तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्ड्स, 1000 में 30 से भी कम बच्चे का जो है IMR उसे कम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो मीडियम टर्म गोल क्या है कि ब्रिंग डाउन टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल। टोटल फर्टिलिटी रेट को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। देखिए, इसका मतलब मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि फर्टिलिटी रेट को कम तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे कि एक स्लोगन आया था, दो बच्चे दो हम, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, यही लॉन्ग टर्म हमारा जो है सॉल्यूशन था पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि ये बढ़ता ही रहता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन अभी क्या है, डिक्लाइन हो रहा है। अभी क्या है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन में है ना। कंपलसरी कर दिया गया कि 14 साल तक बच्चों को पढ़ाना होगा। प्रोमोट डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड
रेयरिंग, जो चाइल्ड मैरिज है उसे हमने बिल्कुल भी नहीं माना। यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सर्विसेज, हमने क्या कहा कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए हमें यूनिवर्सल करना पड़ेगा। मतलब मुझे याद है जब मैं अपने माँ के साथ जाती थी ना हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे औरत या फिर जितने भी सारे जिनके बचपन में शादी हो गया वो लोग आते थे और उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो अब क्या करे, वो क्या डिसीजन ले, कैसे खुद की बॉडी को मैनेज करे। एक न्यूली मदर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो सहना पड़ता है। उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। ये प्राइमरी हेल्थ बोल तो हम रहे हैं, लेकिन ये प्राइमरी हेल्थ के अंडर जितने भी सारे लोग काम करते हैं ना, यही जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए कि क्या है। to meet unmet needs for contraceptions, healthcare infrastructure and health personnel, reduce infant mortality rate to below 30 per thousand live births, achieve universal immunization of children against all vaccine preventable disease, promote delayed marriage after 18 years of girls and 20 years of boys. Medium term objectives bring down total fertility rate to replacement level 2.1 by 2010. Okay, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, है ना। गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज, उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया, उन्होंने 14 साल तक क्या किया, यहाँ पर देखो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए मैंने बहुत चुन चुन कर लेकर आई हूँ पीपल एंड डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए जितने भी सारे फ्री यूट्यूब क्लासेस होते हैं उन्हें मैं भी फॉलो करती हूँ, और there is no doubt that they are very good teacher. Actually they are also my teacher, so I have to respect them also. But these are the very limited topics which they do not cover nowadays, because obviously number of questions are very less from this topic, but that doesn't mean that they are not going to give. Okay, so we have to prepare ourselves from every perspective, right? So free and compulsory education up to age of 14, encourage delayed marriage and childbearing, promote small family norm, है ना, हमें छोटा फैमिली को ही प्रोमोट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, एक्सपेंशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हमने बढ़ाया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बढ़ाया, हमने आशा एएनएम्स को ट्रेन किया कि वो फैमिली प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाए, वो बोल पाए कि अगर आप एक से ज़्यादा बच्चा नहीं लेना चाहते तो आप उसे ना लें, है ना, आप उसे ना कर दें। ओके, कॉन्ट्रासेप्शन सर्विसेज, अब देखिए महिलाएं जो होते हैं उन्हें पिल्स दिया जाता है फ्री में, ठीक है, ताकि वो बच्चा ना ले। IUDs दिया जाता है, कॉन्डम्स दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। वॉलेंटरीली स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस भी यहाँ पर जारी है मेल और फीमेल दोनों के लिए। इंसेंटिव्स फॉर कपल्स अडॉप्टिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, जैसे कि वन गर्ल के लिए क्या था, स्कॉलरशिप्स दिया जाता था, लेकिन इतना घपला होने लगा इस स्कॉलरशिप्स में कि वो बंद हो गया, है ना। अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, मास मीडिया कैंपेन ऑन फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। कम्युनिटी पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन थ्रू NGOs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की यहाँ पर बात किया जाता है। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की बात किया जाता है, जहाँ पर रेगुलर सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सेंसस डेटा एनालिसिस टू ट्रैक फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, इम्पैक्ट और प्रोग्रेस, TFR,
has declined steadily close to replacement level in many states. IMR reduced significantly, though disparities remain across states. Awareness of contraception and institutional deliveries has increased. Challenges: high fertility in some states like UP, Bihar, gender biasness, uneven healthcare structures are very, very much in यूपी एंड बिहार, है ना। कुछ ऐसे स्टेट्स हमारे पास है जहाँ पर हमें ये सारे डिस्पेरिटीज ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं एनपीपी का। उसके बाद देखिए कुछ पॉलिसीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, यहाँ पर जो वैक्सीन की बात हो रही है वो दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रहा है, जल जीवन मिशन की, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की बात हो रहा है, उज्ज्वला योजना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेंशन, कुछ यहाँ पर योजना का ईयर है, व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड यस इंक्रीज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ सारा। और क्या है, बस इतना ही। ये हो गया है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बैकग्राउंड देख लीजिए कि कैसे कब आया था। 1952 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया वो पहला कंट्री था जिन्होंने नेशनल फैमिली प्लानिंग जो है वो लॉन्च किया था, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो सडन इंक्रीज में था, है ना। 1976 में हमें देखने को मिलता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ड्राफ्ट हमें मिलता है जो स्टेरिलाइजेशन पर फोकस करता है और क्रिटिसाइज भी फेस करता है, क्योंकि तभी हमारे जो पॉपुलेशंस थे वो इन सब को लेकर बातें करना ही नहीं चाहिए था, चाहते थे। जैसे कि अगर आप मेरे ग्रैंड मदर को देखो और मेरे ग्रैंड फादर को देखो तो इन दोनों ने मिलकर कितने बच्चों को जन्म दिया है पता है? 6, 7, 8, 9 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से 2 के अलावा हर एक महिला है। 9 बच्चे, 9। 1993 में एक्सपर्ट ग्रुप अंडर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन रिव्यूड पॉपुलेशन इश्यूज। ओके, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने रिव्यू किया कि पॉपुलेशन की इश्यूज से क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद 2000 में हमारे पास आया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। पहले जो आया था 1952 में वो फैमिली प्लानिंग था। 76 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था। 1993 में क्या हुआ था, स्वामीनाथन ने रिव्यू किया था कि पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एंड एट द एंड 2000 में ये पास हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या है, मीट अनमीट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद देखिए हेल्थ पर्सोनल, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 per 1000 live birth. Okay, achieve universal immunization of children against all vaccine preventable disease. Okay, encourage delayed marriage after 18 years for girls and 21 years for boys. Okay, हो गया, ये हो गया, डिले मैरिज हो गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात हो गई कि हमें चिल्ड्रेन को बचाना है, हमें चिल्ड्रेन को बचाना है। पॉपुलेशन कम करने का मतलब थोड़ी है कि चिल्ड्रेन को मारेंगे। हमने फ्री इम्यूनाइजेशन की बात की, पता है इम्यूनाइजेशन में बहुत ही फनी एक स्टोरीज है, वो आने दो फिर बताती हूँ, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी TRF, ये मुझे थोड़ा जानना होगा, इसका मुझे
डिटेल में आइडिया नहीं है तो ये रहने दो। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो इसे याद रखो, बस नंबर को याद रखो, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हो रहा था कि स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एट अ लेवल कांस्टेंट विद सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं है कि जो पॉपुलेशन 2026 में आपको देखने को मिलेगा यही पॉपुलेशन आपको 2050 में देखने को मिलेगी, नहीं। हमें पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने का मतलब ये है कि हमें यंग जनरेशन चाहिए और ओल्ड जनरेशन भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ओल्ड जनरेशन कोई भी प्रेफर तो नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था? 1885 में लॉन्च हुआ था, है ना। यहाँ पर क्या होता है, फ्री वैक्सीन जो है प्रोवाइड किया जाता है। 12 वैक्सीन होते हैं, प्रिवेंटेबल डिजीज होते हैं। एज ऑफ 2026 मस्ट डू पोलियो वैक्सीन। पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1995 में लॉन्च हुआ था। क्या ऑब्जेक्टिव था? इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम इंडिया। नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, चिल्ड्रेन अंडर 5 years गिवन ओरल पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स, है ना। जो 5 साल के नीचे होता है उन्हें क्या दिया जाता है? पोलियो के ड्रॉप्स दिया जाते हैं ताकि कोई भी बीमारी बच्चे को ना लगे पोलियो के कारण, ठीक है। और ये 1995 में इसे लॉन्च किया गया था, याद रहेगा। इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन 2014। लास्ट केस 2011 वेस्ट बंगाल में ही 2011 में लास्ट केस था और पोलियो फ्री कह दिया गया था 2014 में, ठीक है। फिर भी अभी भी पोलियो के डोज दिया जाता है क्योंकि हमें कॉन्शियस तो रहना होगा ही। अब देखो यहाँ पर एज दिया गया है एक साइड पर, है ना। और एक साइड पर देखो वैक्सीन के नाम दिया गया है। अब देखिए एज का मतलब क्या है? एज का मतलब है एट बर्थ आपको क्या मिल रहा है। एट बर्थ आपको मिलता है क्या? BCG इंजेक्शन, OPV0 इंजेक्शन एंड हेपेटाइटिस B0 इंजेक्शन। BCG का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, ओके। और हेपेटाइटिस B0 यहाँ पर देखने को मिलता है। 6 वीक्स आते तक आपको क्या देखने को मिलता है? OPV1 यहाँ पर हो गया। ये पेन मुझे ठीक करने तो रुको। ये देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? OPV1, उसके बाद पेंटावैलेंट 1 जहाँ पर DPT, हेपेटाइटिस B, HIV, और उसके बाद देखो रोटावायरस 1 एंड PCV1 भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद देखो 10 वीक्स आते तक आपको क्या क्या मिलता है? लेजर ले लेती हूँ, हाँ। 6 वीक्स आते तक आपको क्या क्या मिल रहा है ये तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद 10 वीक्स आते तक आपको OPV2, पेंटावैलेंट 2 और रोटावायरस 2 मिलता है। उसके बाद 14 वीक्स तक क्या मिलता है? OPV3, पेंटावैलेंट 3, रोटावायरस 3, PCV2, IPV1। 9 से 12 मंथ तक, 9 से 12 महीने तक आपको क्या क्या मिलता है? मिएलिस, रूबेला, MR1, JE इन एंडेमिक एरियाज एंड PCV बूस्टर डोज। 16 से 12 मंथ तक DPT बूस्टर 1, OPV बूस्टर, MR2 एंड JE2 मिलता है। 5 से 6 साल तक DPT बूस्टर 2 मिलता है। 10 ईयर्स तक TD मीन्स टिटेनस एंड डिप्थीरिया। 16 ईयर्स तक TD बूस्टर मिलता है, ठीक है। चलिए
उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर, पहला वाला हो गया ना, हाँ दूसरा वाला, अरे चलो रे नेक्स्ट में क्या हो रहा है, हाँ स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब आता है देखो, 2014 में आता है। लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ओके ओके, मैंने ये ब्लैक नहीं किया है, एक मिनट रुक जाओ, इसीलिए मुझे नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, पहले स्क्रीन को ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो अब सही रहेगा सब, ठीक है। अरे इसीलिए पेन नहीं दिख रहा है ना, तकलीफ हो रहा है। यहाँ से शुरू होगा, हाँ अब देखो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन आपको देखने को मिलेगा 2014 में, जो 2 अक्टूबर 2014 को आया था। महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसे लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। क्या है, यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन। ओके, हमारा एम क्या था कि हमें सैनिटेशन, यूनिवर्सल सैनिटेशन को कवर करना है। ओके, इसका पहला एम ही ये था कि हम हर एक घर के लिए एक टॉयलेट बनवाएंगे, है ना, हम हर एक घर के लिए टॉयलेट बनवाएंगे, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करेंगे, बिहेवियरल चेंज और अवेयरनेस लेकर आएंगे, है ना। ग्रामीण के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मदद से रूरल सैनिटेशन एंड अर्बन सैनिटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को हमने बोला था। अब देखिए इंडिया ने डिक्लेयर किया था ओपन डेफिकेशन फ्री इन अक्टूबर 2019। 11 करोड़ टॉयलेट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था, कहाँ, अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज में। और देखिए क्या हुआ कि हमने वेस्ट मैनेजमेंट भी की और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट भी हमने किया इसी दौरान। जल जीवन मिशन के द्वारा हमने क्या किया कि 75% जितने भी रूरल हाउस होल्ड है हैव टैप वाटर कनेक्शन। एम्फेसिस हमने कहाँ पर दी, हमने वाटर कंजर्वेशन पर दी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर दी। अभी मुंबई की हालत देखिए, मुंबई में पानी की, वाटर की क्राइसिस जो है वो शुरू हो गया है। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन वाटर मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग, ये सब इसके अंदर हमें किया जाएगा। फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड बाय 2024 तक हर एक हाउसहोल्ड में क्या आना चाहिए, वाटर सप्लाई आना चाहिए। धारा भी देखा है, धारा भी कभी भी मन हो तो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट उठाकर देख लेना, उनमें भी पीने का पानी मिलता है। पाइपलाइन वहाँ पर भी है पर जाने के रास्ता नहीं है, लोग वहाँ पर बहुत मुश्किल से रहते हैं, है ना। Sometimes I do complain for my life. Yes, I do complain for my life. Then, when I see these people who are living in Dharavi, who are living in the footpaths, I just wonder, okay, fine, I am blessed. I have my mom, I have my father. They are very hardworking people. They tried their best to make me educate, and now it's time for me to return them. Okay, not complain, है ना। अब देखिए नेशनल एक्शन प्लान यहाँ पर देखने को मिलता है, 2008 में ये आया था। लॉन्च कब हुआ था, 2008 में। प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज उन्होंने लॉन्च किया था। प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाइल एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोमोट किया था क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हुए।
उन्होंने 8 मिशंस दिए थे। नेशनल सोलर मिशन 2010, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी 2009, सस्टेनेबल हैबिटेट वाटर मिशन, Sustaining Himalayan Ecosystem, Green India 2040, Sustainable Agriculture, Strategic Knowledge for Climate Change. ओके ये सब कौन क्या थे? नेशनल एक्शन प्लान 2008 के अंदर ये सब आए थे। ओके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आया है ना, यूपी बिलिया में। उन्होंने क्या कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये लेकर आए थे, प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। जितने भी सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें हम फ्री एलपीजी के कनेक्शंस देंगे। 8 करोड़ कनेक्शंस जो है वो अचीव किया गया, रिड्यूस किया गया इंडोर एयर पोल्यूशन को, इम्प्रूव किया गया वुमेन्स हेल्थ एंड एम्पावरमेंट को, प्रमोट किया गया क्लीन कुकिंग फ्यूल एडॉप्शन। ओके अब यहाँ पर देखो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान कब आया था? 2013 में आया था, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने इसे क्या किया था? अप्लाई किया था। क्या प्रमोट कर रहे थे? इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंस एंड एमिशंस। उन्होंने कहा था कि जो हमारे इलेक्ट्रिक है और हाइब्रिड व्हीकल्स है हमें क्या करना होगा? उसे रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा। किस लिए कम करना होगा? जो फॉसिल फ्यूल है वो डिपेंडेंस को कम करने के लिए, एमिशन को कम करने के लिए, है ना। की इनिशिएटिव क्या है कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो लॉन्च हुआ था कब? अप्रैल 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, हाँ चलिए, ईवी एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 33 to 35% बाय 2030 तक। हमें इसे क्या करना होगा? कम करना होगा। यहाँ पर देखिए जितने भी सारे हमने पढ़े उसका यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स पे दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या डिफरेंस है। देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। क्यों हमें ज़रूरत होता है? क्योंकि सोचो अपने कोई चीज़ जो है अपने उसे फेंक दिया पानी में, अब क्या होगा? अब वो डिसॉल्व होगा। अब उसे डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? ऑर्गेनिक मैटर चाहिए ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए। अगर आपको कुछ भी डिकम्पोज करना है, ऑर्गेनिक मैटर हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर होंगे और उन्हें क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगा। और ये कब होता है? प्रेजेंट इन वाटर अंडर एरोबिक कंडीशन, है ना। सिंपल वर्ड क्या है? मोर ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीडेड, मोर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड हायर पीओटी। ओके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मेजर्स द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन वाटर, फूड वेस्ट, स्वेज, एनिमल वेस्ट, प्लांट मटेरियल्स, ये सभी कहाँ पर आ जाता है? बायोकेमिकल पर आ जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर आ जाता है। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर आ जाता है। ओके याद रहेगा? ओके ओके चलिए, प्रोसेस क्या है देखिए। ऑर्गेनिक एंड माइक्रो
ऑर्गेनिक वेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस ऑक्सीजन, ये सब क्या होता है, डिकम्पोज होता है ना। वो डिकम्पोज होने के लिए क्या ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। बीओडी इज़ यूजुअली मेजर्ड एज BOD5, मतलब क्या है, ऑक्सीजन कंजम्पशन मेजर्ड ओवर 5 डेज, 5 दिनों तक इसे मेजर किया जाएगा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर के यूनिट से इसे मापा जाता है या तो फिर पार्ट्स पर मिलियन पर मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए बीओडी अगर कम हो तो उसका मतलब समझ लेना उसमें पॉल्यूशन क्या कम है, बीओडी अगर ज़्यादा हो तो समझ लेना उसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा है, कम है। पहले वाला कम होगा और ये वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए बीओडी कब बढ़ता है, जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज करता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो सफ़र करता है, फिश जो है वो मर सकता है, इकोसिस्टम जो है इम्बैलेंस करता है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस ऑकर्स, है ना। रीज़न क्या है, फिश नीड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो फिश है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, डिजॉल्व करता है। क्या बोल रही हो यार, फिश नीड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, फिश नीड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन तो हर किसी को चाहिए, है ना। अगर किसी का BOD ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये फिश के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाई BOD कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर एक्वाटिक लाइफ। अगर BOD के वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है बढ़ने क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जितने भी सारे पॉन्ड्स के अंदर, सी के अंदर हमें एक्वाटिक लाइफ देखने को मिलता है वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में। इसका मतलब क्या है, COD का मतलब क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन वाटर। जितने भी सारे COD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, रिक्वायर्ड केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो प्रेजेंट इन वाटर, इसलिए वो प्रेजेंट रहता है। सिंपली क्या होता है, COD मेजर्स टोटल केमिकल पॉल्यूशन। COD क्या करता है, जो टोटल केमिकल पॉल्यूशन है वो मेजर करता है। दैट कैन मैंने फिर से कट कर दिया है ना इसलिए फ़ोन आते मैं फ़ोन उठाती नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता। अब देखिए BOD और COD का डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मेथड क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से, COD क्या है, केमिकल प्रोसेस से। मेजर हम कैसे करेंगे, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए और टोटल ऑक्सीडेबल पॉल्यूटेंट्स होना चाहिए। ठीक है, एजेंट्स क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, उसके बाद केमिकल ऑक्सीडाइंग एजेंट्स होगा। टाइम रिक्वायर क्या होना चाहिए, 5 डेज होना चाहिए और COD के लिए फ्यू आवर्स। वैल्यू लोअर और यहाँ पर हायर, डोमेस्टिक स्वेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। केमिकली ऑक्सीडाइज होकर क्या होता है, ये प्रोसेस चलता है, जो केमिकली हमें ऑक्सीजन डिमांड हम जब बढ़ाते हैं वाटर में, ठीक है, और वो ज़्यादा हाई होता है तो उसे हम COD कहते हैं। याद रखो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आपको याद रखना है, जो 1972 में आया था, है ना। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलता है 5 to 16 जून 1972 में ये आया था। कहाँ पर, प्लेस कौन सा था, स्टॉकहोम स्वीडन में था। इम्पोर्टेंस देखो, फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पर, एनवायरनमेंट के ऊपर। लेड टू ग्लोबल एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जो क्या कर रहे थे कि ग्लोबल एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाया था।
क्रिएटेड द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस, जो फाउंडेशन जो है वो क्रिएट किया गया था एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लिए, ठीक है। 1976 में क्या आया था, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, जो यूएसए में आया था, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पर बात किया जा रहा है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो गया, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, ये सब आपको मेमोराइज करना है। सो प्लीज़ रिवाइज कीजिए। अभी अगर आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आपकी 1 घंटे की क्लास चल रही है, तो उसके बाद इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे, है ना। ये किस ऊपर फोकस कर रहे थे, वेस्ट डिस्पोजल पे, रिसाइकलिंग पे, हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है। ब्रुटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, इसका क्या था, नेम था, है ना। 1987 में ये आया था। किसने दिया था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने दिया था। इंपॉर्टेंस क्या थे, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेफिनेशन, development that meets present needs without compromising future generation, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स, जो क्या कर रहे थे, जो प्रेजेंट नीड्स है हमारा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस, हमारे फ्यूचर जनरेशंस को क्या करते हुए, कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हमें सस्टेन करना है, तो वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कब आया था, 1987 में आया था, ब्रुटलैंड रिपोर्ट ने इसे लाए थे। रियो अर्थ समिट 1992 में आया था, 3 to 4 जून 1992 में ये आया था, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में। एजेंडा 21 इसका आउटकम था, यहाँ पर 21 चैप्टर थे। इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ अ सॉलिड वेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर वेस्ट रिडक्शन, रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल वेस्ट डिस्पोजल्स, ये सब यहाँ पर होते थे। याद रहेगा, ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 में आया था, रियो समिट 1992 में आया था। आई एम सॉरी कि मैं चीख नहीं पा रही हूँ, आई होप कि आप लोग सोने ही गए होंगे। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि मैं अपने गला फाड़ के चिल्लाऊँ, क्योंकि जब मैं अपने हॉस्टल में पढ़ाती हूँ तो मेरे रूम से कम 3-4 रूम तक सुनाई देता है, ठीक है। बेसल कन्वेंशन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। किसने अडॉप्ट किया था, 22 मार्च 1999 ने अडॉप्ट किया गया था। कब फोर्स में आया था, 5 मई 1992 में फोर्स में आया था। पर्पस क्या था, हैजर्डस वेस्ट को कंट्रोल करना, टॉक्सिक वेस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था, ओके। मेन अम्ब्रेला लॉ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, ओके। ये क्या था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986, ये एक अम्ब्रेला लॉ था। इसके अंदर बहुत सारे और भी लॉज जो है बाद में जुड़ा है, लेकिन ये जो है ये मेन था, ठीक है। याद रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1986 वाला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ये 1998 में आया था। फर्स्ट इंडियन रूल्स फॉर हॉस्पिटल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट एंड इन्फेक्शन वेस्ट, ओके। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कब आया था, 1998 में आया था, याद रहेगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब आया था, 2016 में आया था, ठीक है। रिप्लेस्ड बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998, ओके। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 1998 में आया था। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में इसे किया गया था, फिर से अमेंड किया गया था। कलर कोडेड कर दिया गया था ताकि हम वेस्ट को सेग्रीगेट कर पाए, पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर पाए, डिस्पोज कर पाए। हमने हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज में भी इसे अप्लाई किया था, ठीक है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000 में आया था।
पहला वाला देख लीजिए कब आया था, 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट रूल आया था। वेस्ट मैनेजमेंट 1998 में आया था, लेकिन उससे पहले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था, जो कि अर्बन्स में हमें देखने को मिलता है ना। अर्बन एरिया में भी तो वेस्ट होता है, उसे भी तो मैनेज करना है। कैसे करेंगे? गार्बेज मैंने पहले कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल करेंगे। और ये 2016 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था, है ना, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000 को रिप्लेस कर दिया गया था इस वाले से। वेस्ट को सेग्रीगेट करना होता है, वेस्ट वेट वेस्ट होना चाहिए, मतलब जो गीला हो। पता नहीं गीला कैसे लिखता है, ग क्या ऐसे लिखता है क्या? ये है ना गीला, गीला, ठीक है, पता नहीं मुझे। ड्राई वेस्ट होता है, डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट होता है। देखिए सीख लूंगी, हंसिए मत। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेस्ट को वेस्ट जनरेटर्स मास्ट सेग्रीगेट वेस्ट, स्टोर वेस्ट प्रॉपरली एंड हैंड ओवर द वेस्ट टू ऑथराइज्ड कलेक्टर्स, है ना। हमें वेस्ट को ठीक तरीके से पहले सेग्रीगेट करना होगा, उसके बाद हमें डिस्पोज करना होगा, और उसके बाद हमें हैंड ओवर करना होता है कहाँ? कलेक्टर्स के पास। वो जाके क्या करते हैं? डिस्पोज करते हैं, ठीक है। लेकिन होता कहाँ है? प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं होता। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 में आया, फर्स्ट मेजर प्लास्टिक वेस्ट रूल्स आया था, ताकि हम प्लास्टिक कैरी बैग के ऊपर फोकस करें, उसे रिसाइकल करें, कलेक्ट करें, लेकिन उसे फेंके मत। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया था, 18 मार्च 2016 में। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग क्या है? प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट generated from their products। जो वो चीज़ें बना रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे मैनेज करना होगा कि कैसे इसे कम किया जाए, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2018 ये कब आया था? स्ट्रेंथन ईपीआर, इंक्रीज्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, क्या हुआ था कि ईपीआर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। ईपीआर का मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया और प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और भी बढ़ा दिया गया, है ना। 2008 में आया था प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन 1 जुलाई 2022। India banned selected single-use plastic items like plastic plates, cups, straws, cutlery। ये सब क्या होता है कि ये सब बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये सब हम एक बार यूज़ करते हो उसके बाद इसे फेंक देते हो, ठीक है। हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1989 में आया था, 2016 में आया। टॉक्सिक वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, सॉइल डिस्पोज। ई वेस्ट मैनेजमेंट को याद रखो, 2022 में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अभी हर एक चार्जर का जो टाइप है उसे सी कर दिया गया है, ताकि हमें ज़्यादा केबल्स ना खरीदना पड़े, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट की 3 प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करना। तीनों जो वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? 3 प्रिंसिपल है, जिसे हमें पहले रिड्यूस करना होता है, फिर रीयूज करना होता है, फिर उसे रिसाइकिल करना होता है। याद रहेगा? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस है, आंसर है, इसे आप कर सकते हो। और एक बात इम्पॉर्टेंट जो है कि ये बस लिमिटेड नहीं है, पीपल एंड डेवलप पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना है, जैसे कि SDGs, MDGs आप याद कर लो, कुछ टॉपिक आप आज ही जाके रिवाइज कर लो। MDGs, SDGs हो गया, लेयर्स हो गए हमारे,
उसके बाद आप कह सकते हो फूड चेन से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो प्रोटोकॉल्स, उसके बाद आप कह सकते हो ईयर्स, उसके बाद आप कह सकते हो कन्वेंशन एक्सेट्रा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से पढ़ना है। एंड थैंक यू सो मच, आई एम योर टीचर प्रियंका दास। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आई विल गेट बेटर एंड आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।